बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरे सुरंगपुर नामक राज्य में एक बेहद भव्य महल था। इस महल में रहती थी सुंदरता की मिसाल राजकुमारी रूपांजलि। उसके बाल ऐसे लगते थे जैसे सोने की धाराएं बह रही हों। त्वचा इतनी चमकीली मानो चांदनी उसमें बस गई हो, और चाल ऐसे जैसे हवा में तैरती हो। लेकिन उसकी सुंदरता जितनी बड़ी थी, उसका घमंड उससे कई गुना बड़ा था। महल का बड़ा कमरा, जहां रूपांजलि दर्पण के सामने बैठी अपने बाल संवार रही है। रूपांजलि दर्पण में खुद को निहारते हुए बोली, ये बाल तो किसी को भी पागल कर सकते हैं। अगर मेरी सुंदरता ना होती तो इस राज्य की चमक ही खत्म हो जाती। तभी पास में घंटों से खड़ी रूपांजलि की दासी डरते हुए रूपांजलि को बोली, वो राजकुमारी जी, राजा साहब ने आपको बुलाया है। बाहर मेहमान आपका काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ओहो, तुम लोगों को दिखाई नहीं देता है क्या? कितनी बार बोला है, बाल संवारते वक्त टोकना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तेरी खबर तो मैं बाद में लूंगी काली बिल्ली। अभी बाबूजी ने बुलाया है। बच गई तू, वरना आज तुझे मुझसे कोई बचा नहीं पाता। दासी को डांट कर रूपांजलि अपने पिता राजा भूपेंद्र के पास चली जाती है। राजा भूपेंद्र एक बेहद नरम दिल और अच्छे मन के व्यक्ति थे। आ गई मेरी बच्ची, बेटा रूपांजलि, इससे मिलो। ये है कालिंदी। आज से तुम्हारा हर काम यही संभालेगी। इसका परिवार पुश्तों से हमारे यहाँ काम करता आ रहा है। बहुत ईमानदार परिवार है। अब इसका कोई नहीं है। माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है बेटा। क्या? ये क्या बोल रहे हैं पिताजी? ये इतनी बदसूरत है, ना तो इसके सर पर बाल है और देखने में इतनी काली। मेरी सहेलियां मेरा मजाक बनाएंगी पिताजी कि रूपांजलि की दासी इतनी बदसूरत। बेटा, ये तुम क्या बोल रही हो? इंसान की खूबसूरती चेहरे से नहीं, मन से देखी जाती है। और तुम एक राजा की बेटी हो, जिसने हमेशा गरीबों का सम्मान और उनकी भलाई के लिए काम किया है। इसलिए ये मेरा आखिरी फैसला है। आज से कालिंदी ही तुम्हारा हर काम करेगी। हाँ हाँ, ठीक है, जैसा आप कहे पिताजी। मैं चलती हूँ। रूपांजलि मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। बेटा कालिंदी, तुम मेरी बेटी की बातों का बुरा मत मानना। उसके शब्द भले ही कड़वे हों, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। अरे नहीं राजा साहब, मैं तो आपकी आभारी हूँ कि मुझ जैसी बेसहारा को आपने सहारा दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब। ऐसा कहकर कालिंदी भी वहां से चली जाती है। कालिंदी को रूपांजलि की किसी बात का बुरा नहीं लगा, क्योंकि राजा ने उस बेसहारा पर एक बड़ा एहसान कर दिया था। रूपांजलि का अधिकतर समय दर्पण के आगे बैठकर खुद को निहारते हुए ही गुजरता। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। तभी कुछ देर बाद कालिंदी उसके कमरे में आई और धीमी स्वर में रूपांजलि से पूछती है, राजकुमारी जी, क्या मैं आपके बालों में गुलाब जल लगा दूं? रूपांजलि उसे ऊपर से नीचे तक घूरती है। काले रंग, दुबली पतली, आंखों के पास दाग और सिर पर बहुत कम बाल। कालिंदी, तुमसे बदसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम कभी किसी दर्पण के पास मत आया करो, वो भी डर जाएगा। जी राजकुमारी। और देख रही है ना चय, मेरे सुंदर बाल। तूने तो अपने जीवन में ऐसे बाल नहीं देखे होंगे।
कालिंदी, अचानक मेरे सामने मत आया कर। तेरी डरावनी शक्ल देखकर मेरा दिल दहल जाता है। कालिंदी के मन में हमेशा यही चुभता था कि वो कम बालों और काले रंग के कारण सबकी हंसी का पात्र है, लेकिन वो फिर भी सबका काम चुपचाप करती रही। राजकुमारी की इतनी खरी खोटी सुनने के बाद भी कालिंदी खूब मन लगाकर काम करती। वो राजा की आज्ञा का पालन करती, राजकुमारी को किसी चीज की कमी नहीं होने देती। लेकिन रूपांजलि को दिन प्रतिदिन उसके चेहरे से नफरत होती जा रही थी। राजमहल का वो सुबह का वक्त था, जब सूरज की किरणें अभी अभी किले की दीवारों को छू रही थीं। हवा हल्की हल्की चल रही थी और पूरे महल के बाग में रंग बिरंगे फूल एक सुनहरी चमक के साथ खिले हुए थे। हर तरफ तितलियां फड़फड़ा रही थीं, जैसे कोई मोहक चित्र जीवंत हो उठा हो। लेकिन इस सुंदरता से भी ज्यादा चकाचौंध करने वाली चीज थी रूपांजलि। वो बाग के बीच बने संगमरमर के फव्वारे के पास खड़ी थी। नीलम के रंग की उसकी रेशमी पोशाक हवा में लहरा रही थी। उसके लंबे चमकते बाल कंधों पर बहते हुए नीचे गिर रहे थे। आज वो बाग में आई थी अपनी सुंदरता पर और भी निखार लाने के लिए, क्योंकि सांझ को पूरी रियासत के अधिकारी आने वाले थे। वो चाहती थी कि हर कोई उसकी सुंदरता का दीवाना हो जाए। कालिंदी, ये फूल देख रहे हो? ये मेरी पसंद के हैं। नाजुक, खूबसूरत और चमकदार। तुम जैसे किसी की नजर इन पर पड़ेगी तो मुरझा जाएंगे। थोड़ा दूर रहो, बस हाथ आगे बढ़ाकर तोड़ देना। फूल तो सच में कितने सुंदर हैं राजकुमारी। मैं बस तुम्हारे मुंह से सुंदर शब्द अच्छा नहीं लगता। जो खुद आईने में अपना चेहरा देखकर रो दे, वो सुंदरता की बात करे। सुनने में अजीब नहीं लगता? कालिंदी के होंठ कांप गए, उसकी आंखों में नमी उभर आई, पर उसने झुककर कहा, माफ कर दीजिए राजकुमारी जी। रूपांजलि ने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पर तभी एक नुकीला कांटा उसकी उंगली में चुभ गया। वो चीख पड़ी, आह! ये क्या? मेरी उंगली! लहू की एक बूंद नीचे टपकी। रूपांजलि डर गई, क्योंकि वो अपनी खूबसूरती को लेकर बहुत सचेत रहती थी। कालिंदी भाग कर आई। उसने तुरंत अपना पुराना पर साफ दुपट्टा फाड़ा और रूपांजलि की उंगली पकड़ी। जरा स्थिर रहिए राजकुमारी जी। अगर खून बहता रहा तो दर्द बढ़ जाएगा। मैं बांध देती हूँ। रूपांजलि ने अपना हाथ जोर से खींचा और गुस्से में बोली, अरे ओ काली बिल्ली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? सुंदर हाथ देखा नहीं कि बस छूने का मौका मिल गया। अगली बार मुझे हाथ लगाया तो इस महल से छुट्टी कर दूंगी। ऐसा कहकर रूपांजलि अपने कमरे में चली गई और बेचारी कालिंदी की आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी। आज महल में एक बड़ा आयोजन था। राजा ने दूर दूर से आए मेहमानों के लिए एक विशेष दावत रखी थी। संगीतकार अपने वाद्यों को सुर में कर रहे थे। नर्तकियां फूलों की पंखुड़ियां बिखेरती हुई मेहमानों का स्वागत कर रही थीं और सेवक सेविकाएं इधर उधर भागते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे थे। रूपांजलि अपने सोने जड़ित कमरे से निकलकर शाही बरामदे में आ खड़ी हुई। उसके रेशमी कपड़ों की चमक, कमर तक गिरते उसके बालों की लहर और चेहरे पर चढ़े घमंड के भाव सब बताते थे कि वो खुद को इस महल की सबसे अनमोल चीज मानती है। आज फिर सबकी नजरें मुझ पर ही होंगी। आखिर इस राज्य में इतनी सुंदर कोई और है भी कहाँ। वहीं दूसरी ओर महल के एक कोने में वो नई दासी, काली, दुबली
और लगभग गंजे सिर वाली चुपचाप फर्श साफ कर रही थी। उसके हाथों में मेहनत की थकान थी, पर चेहरे पर एक शांत सी विनम्रता। आज वो और भी तेजी से काम कर रही थी, क्योंकि महल में मेहमानों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। जैसे ही कुछ रईस महिलाएं वहां से गुजरी, वे उस दासी को देखकर हंसने लगी। अरे देखो, ये नई दासी को कैसी शक्ल बनाई है ईश्वर ने। बाल तो जैसे हैं ही नहीं। और रंग तो, अरे भाई, अंधेरे में खो जाए ऐसी काली। उनकी हंसी चारों तरफ गूंजने लगी। दासी ने सिर झुका लिया, आंखों में थोड़ी सी नमी भर आई। वो चुपचाप काम में लगी रही, जैसे हंसी के तीरों को अंदर ही अंदर सहती जा रही हो। उसी समय रूपांजलि वहां से गुजरी। उसने भी इस हंसी को सुना और रुककर दासी की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, कभी शीशा देखा है तुमने? देखोगी तो खुद ही डर जाओगी। मेरे महल में ऐसे चेहरे अच्छे नहीं लगते। कम से कम ढंग से काम ही कर लिया करो। इसी भीड़ में एक शख्स चुपचाप सब देख रहा था। वो लंबा, दुबला, सफेद दाढ़ी वाला एक रहस्यमयी इंसान था। उसकी आंखों में कुछ अलग सा चमक थी। उसके पास एक बड़ा थैला था, जिसकी सजावट देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं। उसका नाम था जादूगर विरंजन। वो दूर से दासी को देख रहा था, कैसे लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और कैसे वो बिना एक शब्द बोले सब सह रही थी। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे उसके पास आया। बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? दासी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। किसी ने उससे इतने प्यार से बात ही नहीं की थी। जी, मेरा नाम कालिंदी है। सुंदर नाम है, और ये काम भी तुम बड़ी ईमानदारी से कर रही हो। इतने अपमान के बाद भी तुम्हारे हाथ नहीं रुके। ये बहुत बड़ी ताकत है, जानती हो? कालिंदी की आंखें भर आईं। उसके भीतर दबे हुए दर्द को जैसे किसी ने पहली बार समझा था। मैं बस अपना फर्ज निभा रही हूँ मालिक। लोग हंसते हैं तो हंसे, मैं क्या बोलूं? दुनिया हमेशा चेहरे पर हंसती है, लेकिन भगवान दिल को देखते हैं, और तुम्हारा दिल बहुत साफ है। विरंजन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई उतर आई। फिर वो धीरे से मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जिसमें रहस्य भी था और करुणा भी। उसने अपने थैले में हाथ डाला। थैले के अंदर से उसे एक सुंदर पुरानी चमकदार कंघी मिली। कंघी पर मोतियों जैसे नक्काशी थी और बीच में एक छोटा सा नीला रत्न चमक रहा था। ये रे बेटी, ये तेरे लिए। ये कोई साधारण कंघी नहीं, ये उस इंसान को पहचानती है जिसके दिल में कोई छल नहीं होता। इसे संभाल कर रखना, और जब भी मन बहुत भारी लगे, इसे अपने बालों में फेरना। ये मेरे लिए? लेकिन मैं तो इसके लायक भी नहीं हूं। तुम लायक नहीं? अरे बेटी, भगवान के घर में सबसे योग्य वही होता है जिसे दुनिया सबसे तुच्छ मान ले। ये कंघी तुम्हारी जिंदगी बदल देगी, बस भरोसा रखना। कालिंदी ने पहली बार सिर उठाकर किसी की आंखों में देखा। उसमें कृतज्ञता थी और थोड़ी सी उम्मीद की चमक भी। विरंजन वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसने रूपांजलि की ओर एक लंबी नजर डाली। ऐसी नजर जिसमें चेतावनी भी थी और आने वाले तूफान का संकेत भी। शाम की हलचल खत्म हो चुकी थी। महल में बजते ढोल, वीणा और मेहमानों की बातचीत की आवाज धीरे धीरे रात की खामोशी में खो गई थी। अब पूरे महल पर एक अजीब सी शांति छा गई थी। सभी दासियां अपने अपने कमरों में जा चुकी थीं, लेकिन आज कालिंदी के कदम धीमे और भारी थे। वो थकी हुई थी, सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से भी।
पूरे दिन के ताने, हंसी और अपमान उसके सीने में चुभ रहे थे। वो चुपचाप अपने छोटे से कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और जमीन पर बैठ गई। कमरा छोटा था, एक फटी हुई चटाई और दीवार पर टंगा एक दर्पण जिसका शीशा आधा टूटा था। लेकिन आज उस कमरे में कुछ नया था। वो कंघी। क्यों मुझे ऐसा बनाया गया? सब मुझे देखकर हंसते हैं। क्या मैं सच में इतनी बुरी दिखती हूँ? उसके आंसू जमीन पर टपकने लगे। काफी देर तक वो चुप रही। फिर उसके हाथ अनजाने में उस कंघी तक पहुंचे जिसे जादूगर ने उसे दिया था। कंघी आज भी वैसे ही चमक रही थी जैसे किसी जादू से जीवन पा चुकी हो। क्या वाकई इससे कुछ बदलेगा या बस मेरे दुख में एक आस का खिलौना है? लेकिन जादूगर की आवाज उसे याद आई। जब दिल भारी लगे इसे बालों में फिराना। उस आवाज में कुछ ऐसा था जिसे वो अनदेखा नहीं कर पाई। कालिंदी ने हौले से कंघी उठाई। उसके उठाते ही कंघी से एक हल्की गर्म सी चमक निकली। वो चौंक गई। कालिंदी ने कंघी अपने सर पर फिरना शुरू किया। कुछ ही समय में कुछ ऐसा हुआ कि कालिंदी को अपनी आंखों पर यकीन न हुआ। कालिंदी का दिल तेज धड़कने लगा। वो डर भी रही थी और उम्मीद भी कर रही थी। जहां बाल बिल्कुल कम थे वहां से नरम काले घने बाल उगने लगे, धीरे धीरे, जैसे बारिश में मिट्टी में अंकुर निकलते हैं। कालिंदी ने कांपते हुए अपने बालों को छुआ। कालिंदी का चेहरा चांद की तरह चमकने लगा। उसका काला रंग मानो गायब हो गया और वो एक सुंदर युवती में बदल गई। दर्पण की टूटी सतह में उसे अपनी झलक दिखी। वो खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। अब उसका रूप बिल्कुल बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक नरम सा निखार था, गालों में गुलाबी आभा, आंखों में चमक और बाल, ओह, बाल तो मानो किसी रानी के हों। ये क्या मैं ही हूं? क्या वाकई यही मैं हूं? और फिर अचानक उसे किसी की कही बात याद आई। ये कंघी दिल के साफ इंसान को पहचानती है। उसकी आंखें भर आईं। तो इसका मतलब मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं जितना लोग कहते हैं? कालिंदी ने चैन की सांस ली और देखते ही देखते सुबह का सूरज निकल आया। अगले दिन महल में हड़कंप मच गया। दासियां आपस में बातें करने लगी कि कालिंदी रातों रात बहुत सुंदर हो गई है। हर किसी की नजर कालिंदी पर थी। सब उसे देखकर हैरान थे। ये खबर आग की तरह फैल रही और रूपांजलि ने जब ये बात सुनी तो फौरन कालिंदी को बुलाया। कालिंदी रूपांजलि के कमरे में पहुंची और जैसे ही रूपांजलि को नजर कालिंदी पर पड़ी, उसके तो मानो होश ही उड़ गए। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या? काली बिल्ली, रातों रात तेरा रंग रूप कैसे बदल गया? सच सच बता, क्या किया है तूने? वो राजकुमारी जी, मैं तो बस। मैं क्या लगा रखा है? जल्दी बता, क्या बात है? कालिंदी डर के आगे हार जाती है और रूपांजलि को सारी बात बता देती है। और रूपांजलि कहती है, ओहो, तो ये बात है। अब मेरी बात सुन और वो कंघी मुझे अभी के अभी ला कर दे। लेकिन राजकुमारी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। भूल गई क्या? मेरी पिताजी ने तुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो इस महल से हमेशा के लिए छुट्टी कर दूंगी। कुछ समय बाद कालिंदी चुपचाप
वो कंघी राजकुमारी को ला कर दे देती है और वहां से चली जाती है। इस काली बिल्ली ने सोच भी कैसे लिया कि इस महल में सबसे सुंदर ये लगे। इस महल में पहले भी सबसे सुंदर मैं थी और हमेशा मैं ही रहूंगी। अब मैं भी इस कंघी का इस्तेमाल करके पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। जब ये बदसूरत इस कंघी से इतनी सुंदर बन सकती है तो मैं तो और ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। इसके बाद रूपांजलि उस कंघी को अपने बालों पर फेरना शुरू करती है और कुछ ही समय में रूपांजलि के सारे बाल मानो जैसे गायब हो जाते हैं और उसके सर पे कुछ चंद बाल ही बचते हैं। चेहरे पर अजीब सी झाइयां निकल आईं। अपनी ऐसी हालत देखकर वो जोर से चिल्लाई, ये क्या हुआ? मेरा चेहरा इतना बदसूरत कैसे हो गया? वो जोर जोर से रोने लगी। महल के सभी लोग उसके पास आए। राजा भी वहां पहुंचे। राजा को रूपांजलि ने सारी बात बताई। तभी कुछ समय बाद राजा ने उस जादूगर निरंजन को बुलाया। वो महल पहुंचे। उन्होंने रूपांजलि की हालत देखकर ऐसे मुस्कुराया मानो इस होनी को वो पहले से जानते हों। महागुरु, मेरी बेटी पर कोई श्राप लग गया है, कृपया इसकी मदद कीजिए। जादूगर ने बिना कुछ बोले रूपांजलि की ओर देखा। एक नजर में उसने सब समझ लिया। वो रूपांजलि को बोले, बाल गिरना और काला होना कोई श्राप नहीं है राजकुमारी, ये फल है तुम्हारे अपने कर्मों का। रूपांजलि ने चेहरा झुका लिया। उसके होंठ कांपने लगे। रूपांजलि की यादों में आज वो सारे पल घूमने लगे जब उसने कालिंदी का मजाक उड़ाया, उसे काली गंवार कहकर हंसी, लोगों के सामने अपमानित किया। उसे अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था कि उसे दूसरों के दिल कभी दिखे ही नहीं।